स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्लास शो नहीं हो रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से। गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल हमने अपने क्लासिफिकेशन तक हम पहुंच गए थे कि किस किस तरीके के टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है साइंस के अंदर। ठीक है, तो आज इन्हीं मेथड्स को हम कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो उसमें मेथड्स हैं आपके लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, डिस्कवरी मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, इनके हम कुछ, इनके साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले मेथड को देख लेते हैं, लेक्चर मेथड। जी हाँ, व्याख्यान मेथड। ये ना ही सिर्फ साइंस में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग हर एक टीचिंग या हर एक सब्जेक्ट की टीचिंग में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और सिंपल सिंपल मेथड भी इसको बोल दिया जाता है। जग एंड मग मेथड भी कई बार बोल दिया जाता है, क्योंकि टीचर इसमें लेक्चर देता है बच्चों को, जैसे एक जग यानी टीचर होता है, जग और मग होते हैं बच्चे, जो अपना ज्ञान उनके अंदर डाल रहा है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड। जी हाँ, लेक्चर मेथड किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, लेक्चर और डिस्कशन मेथड का। तो ये छोटी छोटी चीज ही आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसका कॉम्बिनेशन है, लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड का। वेरी हेल्पफुल इन एक्टिव वर्बल इंटरेक्शन इन क्लास, कक्षा में सक्रिय मौखिक बातचीत में बहुत मददगार है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर मेथड सबसे अच्छा काम जब भी करता है बच्चों कक्षा में, जब प्रॉपरली इंटरेक्शन हो क्लास में, है ना, दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। बच्चा टीचर से कुछ भी पूछे या टीचर बच्चे को बताए उसकी उसने जो पूछा लेक्चर में, तो अगर दोनों ही जगहों पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, बच्चे का भी और टीचर का भी, तब लेक्चर मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड बन जाता है। ठीक है, टीचर clarification in active verbal interaction in classroom, teacher clarification the doubts of student। ठीक है, इसमें बच्चों की जितने भी शक होते हैं या जितने भी डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व किसके द्वारा कराया जाता है, टीचर के द्वारा कराया जाता है। ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट्स टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग पावर। यह विधि छात्रों को आलोचनात्मक सोच शक्ति लागू करने में मदद करती है। अब आप कहोगे कि सर लेक्चर मेथड में तो सिर्फ बच्चों को सुनना होता है। ऐसा नहीं है बच्चों। सपोज करिए मैंने बच्चों को कोई चीज बताई, ठीक है, और किसी बच्चे को उस चीज में डाउट हुआ कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो उसने उसने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की, तभी तो मुझसे अपोजिट क्वेश्चन पूछा, तभी तो क्लास में डिस्कशन हुई। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल भी करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकता है कि बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा वो उस क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आएगा। तो स्पेसिफिकली कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या लेक्चर मेथड के अंदर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, तो हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, ये बच्चों यही है कि कक्षा में सक्रिय मौखिक बातचीत में शिक्षक का स्पष्टीकरण। ठीक है, यानी कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास के अंदर होता है ना, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, प्रॉपरली एक्टिवली वर्बल इंटरेक्शन होता है दोनों टीचर का और स्टूडेंट्स का। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस के लिए वही बात है, सेम, दोनों बात ही सेम है। और कोई डाउट बच्चों? और बताइए बच्चों, किस किस बच्चे को वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, क्योंकि एक दो बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, जल्दी बताइए। ठीक है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा उसको इंक्रीज करेंगे। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस लो है, इस ऑल गुड। बच्चे आप लोग अपने थोड़ा जो मोबाइल सेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उसका वॉइस बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% बच्चों को सही सुनाई दे रहा है। ठीक है, हिंदी में। अच्छा, टीचर शुड बी अवेयर ऑफ नीड ऑफ लर्नर। शिक्षक को शिक्षार्थियों की जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आपके सिलेबस में आएगी, या क्या चीजें आपको समझ में नहीं आया है वो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊं, या कक्षा में ऐसी चीज पढ़ाऊं जो बच्चों को समझ नहीं आती है जल्दी से, और टीचर उसको लेक्चर मेथड से अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, टीचर उसको अच्छे तरीके से समझा सके। स्टूडेंट आर ऑल्सो एक्टिव इन दिस मेथड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लेक्चर मेथड में ज्यादातर बच्चे इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन हम जब मेथड्स पढ़ रहे हैं तो हमें उनकी पॉजिटिव चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, कोई भी मेथड खराब नहीं होता। ठीक है, तो लेक्चर मेथड में भी अगर स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे तभी तो प्रॉपर डिस्कशन हो पाएगा क्लास में, है ना। अगर बच्चे सक्रिय रूप से कक्षा में भागीदारी रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तभी तो कक्षा में बातचीत होगी। अगर बच्चे ही क्लासरूम में या कक्षा में सक्रिय नहीं होंगे तो शिक्षार्थी के साथ शिक्षक के साथ किस तरीके से शिक्षार्थी बात कर पाएंगे, है ना।
तो दोनों का ही सक्रिय होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। ये मेथड ज्यादातर लेक्चर मेथड जो होता है वो ज्यादातर टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर अपने हिसाब से चीजों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चों के डाउट्स को भी सॉल्व कर देता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ लेक्चर मेथड में किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ बच्चों, फिर आगे चलेंगे। आज क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं इसी से रिलेटेड। बोथ बोल सकते हैं, बिल्कुल इंट्रैक्शन की बात हो रही है तो बोथ बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि चाहे कोई दृष्टिहीन बच्चा हो, उसको भी ऑडियो एड की जरूरत होती है, तो लेक्चर भी एक तरीके का क्या हो गया, ऑडियो एड हो गया। ठीक है, ये दोनों है बच्चों। जब यहां पर डिस्कशन आ जाती है ना, और आज के समय में हम जितने भी मेथड पढ़ाएंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा प्रैक्टिकल करा के ही उसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का नाम दे दो, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। जो व्याख्यान करता है टीचर, या जो व्याख्यान विधि है टीचर की, वो भी तो चाइल्ड सेंटर हो सकती है। बच्चे को देखकर, उसकी एबिलिटी को देखकर टीचर पढ़ाएगा, लेक्चर की स्पीड को स्लो कर देगा, वो चीजें चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर आएंगी। ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसे लोग कहते हैं कि ये खाली टीचर सेंटर्ड होता है, बट टीचर सेंटर कहां से रहेगा जब उसमें डिस्कशन आ जाएगी तो। ठीक है, और आप लोग मुझे बताइए, ऐसा कौन सा टीचर है जो अपनी क्लास में एक बार भी लेक्चर नहीं देता? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, जो चीज किसी ने लिख दी वो लिख दी। ज्यादातर टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, और अगर टीचर लेक्चर मेथड को बच्चे की एबिलिटी और उसकी हिसाब से पढ़ाए, तो क्या वो टीचर सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा? इस चीज के बारे में आप लोग ज्यादा ना सोचे कि टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। असल में मेथड में क्या होता है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जल्दी बताइए बच्चों। नो डाउट, फिर आगे चलेंगे क्योंकि मेथड क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मेथड टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है, तो क्या होगा बच्चे? ये मेथड उसके पढ़ाने के ऊपर की बात होगी, उसमें शायद कोई ना कोई आपको क्लू दिया हुआ होगा कि टीचर बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से पढ़ा रहा है, तो क्या वो टीचर सेंटर्ड होगा या चाइल्ड सेंटर्ड होगा? ठीक है, मोस्टली टीचर सभी इस मेथड को टीचर सेंटर्ड ही समझते हैं जब इसको बड़ी क्लासेस में इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको सिचुएशन लिखी दिखी होगी। ठीक, तो आप इसको टीचर सेंटर्ड कह सकते हो। लेकिन अगर वहां पर सिचुएशन ऐसी लिख दी जाए कि एक टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से लेक्चर दे रहा है, ठीक है, तब आप क्या कहोगे? तो अगर आपको सिचुएशन दिखाई देगी ना क्वेश्चन में, तो इसको चाइल्ड सेंटर्ड ही लगा देना, सिचुएशन में अगर बच्चे के हिसाब से सारी चीजें चल रही होगी तो। ठीक है, लेक्चर मेथड का ज्यादा यूज नहीं होता है प्राइमरी क्लासेस में। ठीक है, वहां राइम्स ज्यादा कराई जाती हैं। चलिए अब आगे। ज्यादातर बड़ी क्लासेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये मेथड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर साइंस स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। ठीक है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ठीक है, आज के समय में ज्यादातर साइंस की क्लास में सबसे ज्यादा इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल आर डेमोस्ट्रेट इन प्रैक्टिकल मैनर। देखिए, जब भी आप साइंटिफिक लॉज पढ़ाएं, प्रिंसिपल्स पढ़ाएं, या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाएं, तो जैसे ही आप उन चीजों को करके दिखाते हो, आप आजकल देखते होगे बहुत ऑनलाइन टीचर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जितने भी फिजिक्स वाला हो गए और ये सारी चीजें होगी, वो आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और फिर उसके बारे में समझा देंगे। वो क्या है? वो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है इन प्रैक्टिकल मैनर, यानी कि करके दिखा दे हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल। तो मेथड शुड बी इन यूज ओनली आफ्टर कीपिंग माइंड द एज कैपेसिटी एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टूडेंट। आपको जब भी आप, जो भी बच्चों, इस बारे में एक स्पेसिफिकली लाइन अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, चाहे आप लेक्चर मेथड यूज करें, ठीक है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज करें, आप लोगों को किस चीज को नोटिस रखना है या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात, बच्चे की एज क्या है? ठीक है, कितनी उम्र का है बच्चा, क्या उसकी कैपेसिटी है, और किस तरीके का वातावरण कक्षा में है, या बच्चे को किस तरीके का वातावरण मिल रहा है। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रख के बच्चों को कोई भी लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड पढ़ाना है। और अगर आप इन चीजों का ध्यान में रख के पढ़ा रहे हो, तो वो चीजें क्या हो जाती है? वो चाइल्ड सेंटर्ड चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगी बच्चों ये। ठीक है, ये कौन सी एज से शुरू होगा बच्चे? एज से शुरू किसी भी एज से हो सकता है, लेकिन जो आप डेमोस्ट्रेशन बच्चे को करके दिखाएंगे, ठीक है, जो व्याख्यान
या जो प्रदर्शन आप बच्चों को दिखाएंगे वो उसकी एज को सुटेबल होना चाहिए। तो देयर वॉज नो सर्टिफाइड एज क्राइटेरिया इन दिस, कोई भी ऐसी एज नहीं बताई गई है इस मेथड को यूज करने के लिए। बस ये बताया गया है कि वो आपको समझना है कि आप किस बच्चे को कितनी एज में कौन सा मेथड सिखाओगे। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे बच्चों, चलिए। लर्निंग बाय डूइंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग कैसे बोला जाता है, क्योंकि यहां पर चीजों को करके सिखाया जा रहा है, जो भी है प्रदर्शन हो रहा है, किसी चीज का प्रदर्शन विधि है, तो वो क्या हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग। विजिबिलिटी इज द मेन प्रॉब्लम फॉर अ टीचर। अब यहां पर विजिबिलिटी से मतलब ये है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां खड़े होकर कोई डेमोस्ट्रेशन दिखाया, ठीक है, कक्षा में बहुत स्टूडेंट्स हैं, 35 बच्चे हैं, तो हर बच्चे तक क्या विजिबिलिटी पहुंचेगी मेरी? क्या हर बच्चे तक वो डेमोस्ट्रेशन जो मैंने करके दिखाया है वो हर बच्चा देख पाएगा? तो ये एक इसके अंदर मेन प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम रहती है? विजिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक, जल्दी से बताइए अब इसमें किसी को कोई डाउट, फिर आगे चलते हैं जल्दी प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी। चले आगे, बहुत बढ़िया। विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है बच्चे, बच्चे देख नहीं पाते किसी चीज को। ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम यही होती है। कक्षा बहुत बड़ी होती है, डेमोस्ट्रेशन टीचर करा रहा होता है, तो आपने देखा होगा ना कई बार पीछे वाले बच्चे आगे वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे उठ उठ के देखते हैं, तो उनको देखने में दिक्कत हो रही है, ये पॉइंट होता है विजिबिलिटी। ठीक है, एक शिक्षक के लिए दृश्यता मुख्यतः समस्या है कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से दिख जाए। और या कई बार वो क्या करता है, ऐसे 10-10 बच्चों का ग्रुप बुलाता है और वहां डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। जी हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड है ये फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अवलोकनीय विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको अवलोकनीय विधि। इन दिस मेथड द स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड एक्वायर नॉलेज। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा जो आर्मस्ट्रॉन्ग का हिस्टोरिक मेथड है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस विधि में छात्रों देखते हैं और प्रत्यय कराते हैं ज्ञान का, यानी कि स्टूडेंट क्या होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करके यानी कि देख करके सीखते हैं चीजों को, यानी कि नॉलेज को टेक करके सीखते हैं। वी कांट कॉल दिस एज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ साइंस टीचिंग। जी हाँ, हम इसको साइंस का एक पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दे सकते, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल साइंस बिगिन विद ऑब्जर्वेशन। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, बच्चे एक छोटा सा कविता, बच्चे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मुझे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है। ठीक है, मैं सीधा हर एक चीज को ऐसे गिरा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन हो गया, मैं क्रिया को करके दिखा रहा हूँ ना। तो ऐसी बेसिक चीजें आप लोग ना पूछे, आप इतने बड़े हो गए हो, आप टीचर बनने वाले हो, और आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजों का नहीं पता। चलिए, कमाल कर दिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्या एक डेमोस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अभी ऑब्जर्वेशन मेथड पहले पढ़ तो लो, इनके बारे में डिफरेंस पहले ही पूछ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चा ज्ञान लेता है कक्षा में, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया, ठीक है, और जिस जिस बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया, एक बात बताइए, क्या वो बच्चा उस चीज को समझेगा नहीं? ठीक है, जितनी भी चीजें होती है, चाहे प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है, साइंटिफिक जो भी चीज होगी, वो सबसे पहले कहां से शुरुआत होगी उसकी? ऑब्जर्वेशन से। यही आज की विडंबना है, यही आज की बहुत बड़ी एक लॉस है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को, उनके पास टाइम ही नहीं होता, बाकी चीजों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जितने भी आईआईटी स्टूडेंट्स आज आजकल आप देखते होंगे, या जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो पहले जैसे उनके पास बाकी आईआईटीएंस और इंजीनियर्स के पास जो टाइम होता था ना, वो उसको यूटिलाइज करते थे, नई नई चीजों को ऑब्जर्व करते थे, उससे नई खोज करते थे। आजकल तो सब सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं, तो कहाँ से ऑब्जर्वेशन होगी? अपना एग्जाम पास कर दिया, नौकरी मिल गई, चलिए टाटा बाय बाय, कंपनी में अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में यही बताया गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के कोई हम स्पेसिफिक मेथड का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कोई स्पेसिफिकली मेथड नहीं है, बट हर साइंस के हर एक चीज की शुरुआत किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से ही हुई है। ठीक है, तो बच्चा, इसमें यही बात कही गई है कि बच्चा जो कक्षा में चीजों को या चीजों का जो अवलोकन करता है, उससे वो बहुत अच्छा सीखता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, हिंदी वाले बच्चों के लिए अवलोकन विधि के सिद्धांत, जब भी आप किसी चीज का अवलोकन करोगे, तो उसमें क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए कि आप उसको अपने तरीके से कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसका। ठीक है,
आप उसको अपने तरीके से कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, फ्रीडम प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस करके ऑब्जर्व करना चीजों को, खुद से करके ऑब्जर्व करना कि मैंने इसमें ये केमिकल डाला था तो ये रिएक्शन इतना हुआ। ठीक है, या मैं स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग को थोड़ा जैसा हिला रहा हूं तो वो कितना हिल रहा है, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत बच्चों को सेकंड पॉइंट में दिक्कत है। सेकंड पॉइंट सबसे इजी पॉइंट है, अगर ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आया या ये आप नहीं समझे तो आप साइंस के टीचर बनने के लायक बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो सिंपली एक बात कह रहा है बच्चों, हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड कोई स्पेसिफिकली साइंस पढ़ाने का मेथड नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो बच्चा खुद से करेगा, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स के अंदर ऑब्जर्वेशन इसलिए जरूरी है कि साइंस में हर चीज की शुरुआत सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से होती है। बिना किसी ऑब्जर्वेशन के आप लोग साइंस को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वी कांट कॉल दिस एज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ साइंस टीचिंग। ठीक है, कोई नहीं, एज कर लीजिए इसको टीचिंग, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल साइंस बिगिन विद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसे विज्ञान शिक्षण की एक विशिष्ट पद्धति नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में लगभग सभी विज्ञान अवलोकन से ही शुरू होता है। ठीक है, अब इससे इजी मैं तो नहीं समझा सकता। ठीक है, और लाइन में भी सब कुछ लिखा हुआ है, और अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो इससे इजी चीज तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला प्रिंसिपल होगा स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। दूसरा प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जब भी आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो एक रियल एक्सपीरियंस को आप देख रहे हो। ठीक है, तो करने का अनुभव भी आपको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड, करके देखना। डायरेक्ट उसी की तरीके से होगा जैसे एक्सपीरियंस करना होता है, वैसे ही प्ले वे मेथड होगा, यानी कि खेल खेल में जो बच्चे सीखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि वही करके सीखना। आपने किसी चीज को किया तो वहां पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को। सेकंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी जो ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे आप खुद से उसको कर रहे हो, ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट है, यानी कि व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, व्यक्तिगत अवलोकन है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स के आगे एक ऐसे कॉलम बना के लिख लेना, व्यक्तिगत अवलोकन। ठीक है, हर इंसान का सोचने का और चीजों को ऑब्जर्व करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल एफर्ट बोलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कुछ करके ही कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हो तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। बिल्कुल सारा रोल खुद का होगा, आपके लिए ऑब्जर्वेशन मैं थोड़ी ना करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए ऑब्जर्वेशन मैं थोड़ी ना करूंगा, आप खुद ऑब्जर्व ऑब्जर्व करोगे ना किसी चीज को। ठीक है, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं इसके लिए, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से आया है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से, जैसे कि बच्चों मान लीजिए आप लोग फार्मिंग कर रहे हो, आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है, और आप पहली बार कर रहे हो। ठीक है, और आपने किसी से हेल्प नहीं ली है, किसी से मदद नहीं ली है। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता है कि स्टार्टिंग के एक दो दिन बीज को हम थोड़ा मॉइस्चर में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से बीज फूटेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको जो थोड़ा बहुत पड़ा होगा, पता होगा, आप उसी तरीके से अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को सॉल्व करना शुरू करोगे, या मतलब करना शुरू करोगे। आप देखोगे कि दूसरे या तीसरे दिन आपका बीज फूट जाएगा और उसमें से पौधा निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जितना भी प्रोसेस किया, पहले दिन लगाने से लेके तीसरे चौथे दिन फूल निकलने से, उसके बाद वो पेड़ बनने से, उसके बाद उसमें फल लगने से, आपने उसको हर 2-3 दिन में ऑब्जर्व किया कि अब ये डाली इतनी होगी, अब ये इतनी होगी, अब ये पेड़ बन गया, अब इसमें एक फूल आया है तो उसमें फल लगेगा। ठीक है, और साथ के साथ आपने उसको रोज कटिंग की। ठीक है, रोज उसमें दवाई या पानी छिड़का। क्या किया आपने, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी प्लस ऑब्जर्वेशन, है ना। आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना कि अब मेरे पेड़ को दवाई की जरूरत है, अब इस चीज की जरूरत है, तो ये क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कि आप करके ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। नो डाउट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकली थिंकिंग। ठीक, आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसमें जितना आपको पता हो चीजों का, उसको लॉजिक लगा के करो। ठीक है, क्या करो, लॉजिक लगा के करो। जैसे कि आपको जो भी चीज पता हो, जितना भी आपको पता हो, उस चीज का इस्तेमाल करके लॉजिकली थिंकिंग करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, सबसे इजी है, फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम से मतलब यह है कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन करें फ्री होके करें, आपका मन जो चाहे वो सोचे उस चीज के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, यानी कि जो कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए जब आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। चलिए, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। लेबोरेटरी मेथड, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग द टीचर डज नॉट टेक
because to lecturing, not to demonstration of experiments. Intent, the students are engaged to drive the laws and principle of science themselves by actually performing the experiment. The students are given all necessary material and equipment in the laboratory along with the proper instruction for carry out their experiment with their own inactive and effort. इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक शिक्षक प्रयोगों के प्रदर्शन का नहीं बल्कि व्याख्यान का सहारा लेते हैं। इसके बजाय छात्रों को वास्तविक प्रयोग करके विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को स्वयं प्राप्त करना होता है। इस मेथड के बारे में भी बताने की जरूरत आई थिंक नहीं होगी आप लोगों को, ये तो समझ में आ ही गया होगा, पर जल्दी से बताइए किसी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, लेबोरेटरी मेथड में टीचर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा इसमें माना जाता है। इसमें बच्चे को क्या होता है, पूरा एक तो सबसे पहली बात बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस तरीके से मेथड को परफॉर्म करना है या किस तरीके से लेबोरेटरी में आके एक्सपेरिमेंट को करना है। पहला क्या हुआ, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए गए और साथ के साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्लस इक्विपमेंट दिए गए। ठीक है। दूसरा, अब बच्चे को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है और इक्विपमेंट दे दी है कि आपने इस केमिकल को इस केमिकल में नहीं मिलाना है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कुछ भी चीजें जो भी साइंस के अंदर होती हैं, जो भी बच्चों को नहीं करनी होती, तो उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको बड़े सेफ्टी से इस चीज को करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आएगी बच्चों, वो ये आएगी कि टीचर खुद डेमोस्ट्रेशन नहीं करेगा, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो बच्चों को वहां पर सिर्फ व्याख्यान कर सकता है, लेक्चर दे सकता है, बता सकता है कि बच्चों आप इस चीज को ऐसे कर लें। करना किनको है, करना किसको है, बच्चों को खुद करना है। जितने भी नेसेसरी मटेरियल है बच्चों को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, इक्विपमेंट बच्चों को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। परफॉर्म कौन करता है, बच्चे करते हैं। किन चीजों का परफॉर्मेंस होता है, साइंस के जितने भी लॉज, फैक्ट और प्रिंसिपल्स को क्या करना होता है, वहां पर सिद्ध करना होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, बिल्कुल लैब में कराया जाता है। लेक्चर लेक्चर कहां से आ गया, लेक्चर नहीं आता बच्चों, व्याख्यान कर देता है, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, लेबोरेटरी में टीचर जाकर इंस्ट्रक्शन तो देता है बच्चों को कि ऐसे करो। बिल्कुल, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वो बच्चों को बताएगा तो सही। अब कोई 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 क्या, हर बच्चा जो पहली बार लैब में जाता है, टीचर वहां जाके सो जाएगा क्या? बच्चों, थोड़ा तो खुद से कॉमन सेंस लगाओ। टीचर कुछ तो बोलेगा, एज अ गाइड तो होगा। ठीक है, फैसिलिटेटर होगा, गाइड नहीं बोलेंगे आप टीचर को। बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा वो। नहीं बच्चे, इसमें डेमोस्ट्रेशन नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल बच्चों को खुद करना होता है। बच्चा टीचर सिर्फ बच्चों के लिए एक सपोर्टिव रोल वहां पर निभाता है। नहीं, लेबोरेटरी मेथड का इस्तेमाल बायोलॉजिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों जगह होता है। मेरे स्कूल में तीनों लैब्स थी। ये क्वेश्चन, इससे जितने क्वेश्चन पूछने जल्दी पूछ लीजिए। लेबोरेटरी मेथड का इस्तेमाल साइंस में तीनों चीजों के अंदर होता है। इस चीज में आप लोग डाउट मत रखिएगा कि सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स की लैब में भी बहुत काम होता है। ठीक है, और लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग ये होती है बच्चे, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन ये होती है जैसे कि अ, आपको जितना भी नॉलेज हो, ठीक है, या आपको जो चीज के बारे में पता हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करते हैं, लॉजिकल सोचते हैं उस चीज के बारे में। अब लॉजिकल थिंकिंग, जैसे कि आपको एक बात पता है, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा आपको, एक चीज पता है कि किशमिश के अंदर उसको धूप में रखने से क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है, उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर और वाटर होता है वो निकल जाता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, या आप लोग खुद भी ये ऑब्जर्व करोगे, लॉजिकली ऑब्जर्व क्या ही करोगे कि उसका उसके अंदर कोई वाटर था या उसके अंदर ऐसा कोई लिक्विड पदार्थ था जो सनलाइट के कारण या हीट के कारण वहां से बर्न आउट हो गया। ठीक है, क्या ये लॉजिकल थिंकिंग है? बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है। और आप देखोगे उसी किशमिश को आप पानी के अंदर डाल दोगे और वो फिर मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके क्या होगा, किशमिश के जो अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे वो क्या होंगे, वो पानी को अंदर ले लेंगे, इसीलिए वो बाद में बिल्कुल मोटी हो जाएगी, अंगूर जैसी हो जाएगी। तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग यही होती है कि आप सही तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अब मैं कह दूं ये इसमें गैस घुस गई है इसलिए मोटी हो गई है, क्या वो लॉजिकल है? वो लॉजिकल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल पानी बॉयल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए कितने बच्चों ने बता दिया जी, जी सर हमने भी ये किया है, ये हम भी ऐसे ही ऑब्जर्व किया है। ठीक है, चलें। ठीक है, तो हम उसके बाद आ जाते हैं अपने लेबोरेटरी मेथड पे वापस। इसमें टीचर बच्चों को सिर्फ गाइड करता है चीजों को। ठीक है, काम बच्चों का होता है सारी चीजों को करके देखना। इसमें जो आपने देखा होगा फाइनल टर्म्स में प्रैक्टिकल के मार्क्स लगते हैं, वो कहाँ से लगते हैं, बच्चे उसको खुद से एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं टीचर को। ठीक है,
लेबोरेटरी मेथड बच्चों मोस्टली अकॉर्डिंग टू अबेलिटी वाले बच्चों को कराया जाता है। अपर प्राइमरी के बच्चों को ज्यादा लेबोरेटरी मेथड और फिर सीनियर सेकेंडरी के मेथड के वाले बच्चों को लेबोरेटरी मेथड कराया जाता है। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं बच्चों। प्रयोगशाला विधि के अंदर सभी प्रयोग प्रदर्शन किसके द्वारा किए जाते हैं? बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और उसमें टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल एक सहायक का होता है। सहायक इन द सेंस टीचर उनको वहां पर व्याख्यान करके बता सकता है कि किस तरीके से आपको अपना जो प्रदर्शन है उसको करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल को करना है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए या इस प्रदर्शन को करने के लिए जितनी भी जरूरतमंद सामग्री होती है या जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें टीचर द्वारा प्रोवाइड कराई दी जाती हैं, और इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके बच्चा साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड लॉज, ठीक है, सिद्धांतों को प्रूव करता है जो भी उसने कक्षा में पढ़े। ठीक, बिल्कुल निर्देशक का हो सकता है, नो डाउट इन दिस मेथड। जल्दी फिर आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करने बच्चों, टाइम बहुत थोड़ा है। जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इन दिस मेथड चाइल्ड लर्न्स बाय वर्क ऑन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, इसमें हम बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हम बच्चों को देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप इसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है, इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही बढ़ती है, क्योंकि हम उनको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान लगाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरप्रिटेट, फाइंड आउट द सोल्यूशन। हमें बच्चों को प्रॉब्लम दे दी, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दे दी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने बच्चों को प्रॉब्लम दे दी दिल्ली पोल्यूशन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम दी हमने बच्चों को? दिल्ली पोल्यूशन, और बच्चों से बोला कि आप इसको सॉल्व करिए। तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे कि दिल्ली में क्या सच में पोल्यूशन है, पोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया? पोल्यूशन को ऑब्जर्व किया, देखा उन्होंने बहुत पोल्यूशन हो जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में दिल्ली के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना से मतलब क्या होता है? चीजों को देखना है कि कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, फिर उसको पता चल गया कि पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर उस पोल्यूशन को एनालाइज करेंगे। ठीक, कहाँ तक पोल्यूशन हो रहा है, कितना डिग्री हो रहा है, कौन से तत्व पोल्यूशन में ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, फिर सोचेंगे, इंटरप्रिटेट करना होता है बच्चों, किसी चीज के बारे में सोचना, परिकल्पना करना। ठीक है, कि इंटरप्रिटेट करेंगे कि ये, और इंटरप्रिटेट अलग होता है, रुक जाइए, एनालाइज होगा। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है अपने हिसाब से इस चीजों के बारे में सोचना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अपनी सोच लगाना, इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, अपने हिसाब से चीजों का व्याख्यान करना। ठीक, और आपने सोच लिया कि ये सॉल्यूशन इसका ऐसे हो सकता है, आपने इंटरप्रेट किया कि अगर मैं यहाँ पर बारिश हो जाएगी तो वो डस्ट पार्टिकल होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, अपना व्यू पॉइंट देना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेगा। सो लास्ट में पॉइंट क्या आता है? फाइंड द सॉल्यूशन। कई बार इसको बेस्ट मेथड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। दिस मेथड हेल्प इन डेवलपिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच टू लर्निंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि ये बच्चे की खुद की थिंकिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, या बच्चे को सोचने के लिए ये मेथड बहुत मजबूर करता है। तो इसीलिए कई बार इसको बेस्ट मेथड भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा फुली प्रैक्टिकल कर रहा है ना, अपने आप को फुली इन्वॉल्व है बच्चा। जितना बच्चा किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड खुद से इन्वॉल्व रहेगा ना, उतना ही बच्चा सीखेगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। एक सेकंड बच्चों, इस मेथड के भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, हाँ बिल्कुल, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों में ही इसको दे दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। ग्रुप्स में भी बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब क्या क्या इसके प्रिंसिपल है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है। ठीक है, सेकंड, पर्पस, प्रॉब्लम को सॉल्व करना उद्देश्य है उसका। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, जो इंटरप्रिटेट कर रहा था, वो जो पॉइंट था इंटरप्रिटेशन, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट्स। अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, खुद से अंडरस्टैंड, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, करके देख रहा है, उसने प्रॉब्लम को खुद से फेस किया। जब उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करना था, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब हरियाणा का, और उसको मैंने बोल दिया कि आपको दिल्ली पोल्यूशन के बारे में, दिल्ली पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो खुद जाएगा दिल्ली में, खुद से एक्सपीरियंस करेगा पोल्यूशन को। ठीक है, क्या है वो? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से उसने क्या लर्न किया। ठीक है, यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, जी हाँ, क्या इस्तेमाल होगा। ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से मतलब ये रहता है कि आपको ये नहीं सोचना कि कोई भूत यहाँ पर है, आत्मा यहाँ पर रहती है इसलिए यहाँ पर पोल्यूशन करवा दिया, या किसी ने ऐसे, कोई भी इलॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी, आपको बिल्कुल साइंटिफिक चलना है। ठीक है, आपने जो इसका सोल्यूशन निकालना है, साइंटिफिक निकालना है। आपने सोल्यूशन निकाला कि मैं बारिश करवा दूंगा आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर ये पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल बारिशें भी आजकल होती हैं। अभी कानपुर के स्टूडेंट्स ने इसका सोल्यूशन निकाला है, कानपुर के आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इसी पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाला था कि आप लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करा दीजिए, और वो उस बारिश से क्या होगा? जब पानी की वाटर ड्रॉप्स होंगी, वो अपने साथ जो हवा में कण होंगे,
या हवा के अंदर जो अच्छे कण नहीं है उनको अपने साथ जमीन पर ले आएगी और आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था, उनका एक साइंटिफिक एटीट्यूड था जो भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वो ऑब्जर्व तो उसमें सबसे पहले ही आ गया ना बच्चे, ऑब्जर्व इसमें इसका सबसे पहला स्टेप आ गया। बिल्कुल, हाँ, एयर पोल्यूटेंट नीचे आ जाए। ठीक है, कोई डाउट? आगे चले मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक। लेकिन स्कूल में बड़ी क्यूट क्यूट प्रॉब्लम्स इसके अंदर दी जाती हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। सर प्लीज टेल अस अबाउट द डेवलपिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच। अदिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच होता है आपके दिमाग को हिला के रख दे। ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच ना, कई आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार एकदम एक रोचक क्वेश्चन आ जाता है, आपका दिमाग हिल जाता है, अरे यार इसको कैसे करें। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, है ना, गहन अध्ययन करते हो। वही होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एकदम झटका दे दिया आपके दिमाग को। आप इजी इजी करते जा रहे थे, एकदम एक टफ क्वेश्चन आ गया, एकदम झटका आ गया। ब्रेनस्टॉर्म देना, ब्रेन को, दिमाग को झटका देना एक बार जोर का। ठीक है, हिल जाएगा दिमाग उस चीज को देख के, फिर आप उसके बारे में सोचोगे, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, दिमाग पर जोर देना। चले अब आगे। जी हाँ, हिस्टोरिक ह्यूरिस्टिक एंड डिस्कवरी मेथड। कहीं ना कहीं जो बच्चे, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, डिस्कवरी मेथड है। बिल्कुल, आप उसको डिस्कवरी मेथड बोल सकते हो, कहीं ना कहीं वो भी उसी से चीज रिलेट करती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक एंड डिस्कवरी मेथड बोथ आर सेम थिंग। इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, ये एक केमिस्ट्री के टीचर थे लंदन में, और इन्होंने इस मेथड के बारे में खोज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहते थे कि साइंस को हम किताबों से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, साइंस को हम किताबों से नहीं पढ़ सकते, साइंस तो करके आती है। कहीं ना कहीं इनकी बात भी ठीक थी। चलिए इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं, एक सेकंड गाइस। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका जवाब दे दूंगा बच्चों में। ब्रेनस्टॉर्मिंग नेगेटिव पॉइंट है या नहीं? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे नेगेटिव हो जाएगा, आप ये बताइए। देखिए, सिचुएशन देखी जाती है। आप किसी को परेशान कर रहे हो, ठीक है, तो वहां उस सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बच्चों को कुछ चीजें खोजनी है, कहीं ना कहीं दिमाग पर जोर देना यहाँ पर उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन साइंस या इन साइंटिफिक मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाज अ पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, चलिए ह्यूरिस्टिक मेथड। द नेम ह्यूरिस्टिक वाज डेवलप्ड derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूरोसको व्हिच मींस डिस्कवरीड, या टू डिस्कवर, या टू फाइंड आउट। ठीक है, टू फाइंड आउट, पता लगाना, हिंदी वाले बच्चों के लिए खोजना, पता लगाना। ठीक है, दिस मेथड वाज प्रोपेगेटेड बाय मिस्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, a लंदन बेस्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, मैंने आपको बताया था लंदन के ये प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। एक्चुअली ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द टीचिंग ऑफ साइंस। बिल्कुल सही बात है, ये जो साइंस के टीचर लंदन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे, ये उनसे खुश नहीं थे। एंड ही डिक्लेयर्ड द साइंस कांट बी टोल्ड और स्टडीज थ्रू टेक्स्ट बुक। ये कहते थे कि साइंस को हम किताबों से और लेक्चर से नहीं पढ़ा सकते, ये तो करके देखने की चीज है। इंफॉर्मेशन बच्चा जो करेगा, उस बच्चा जो एक्सपेरिमेंट करेगा, वहां से जो उसने चीजें गैदर की, उसको वो चीज है, वहां से बच्चा सीखेगा। The scientific information and fact should be gathered by student with their own independent effort। जी हाँ, वो यही कह रहे हैं कि साइंटिफिक चीजों को बच्चा सबसे ज्यादा तभी सीख पाएगा जब वो उसको खुद से करके देखेगा, अपने खुद के एफर्ट्स लगाएगा चीजों को प्रूवन करने के लिए, और जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तभी अच्छा सीख पाएगा। ठीक है, इनका ये कहना था। अब यहां से किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, नहीं तो फिर उसके बाद हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि आपके पास 1-2 मिनट का ही समय बचा हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने बच्चे सही कर पाएंगे। टीचर इज कंडक्टिंग अ डेमोस्ट्रेशन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स बट द डेमोस्ट्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, द टीचर इज द बेस्ट एडवाइस। एक शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, लेकिन प्रदर्शन का उपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा। शिक्षक को सर्वोत्तम सलाह दी जाए। यानी कि एक टीचर ने डेमोस्ट्रेशन किया क्लास के अंदर और उसका परिणाम नहीं मिला, तो अब क्या करना चाहिए टीचर को? फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द डेमोस्ट्रेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, या सेंड अ नोट द साइंस कोऑर्डिनेटर, आस्क हिम टू कम द क्लासरूम, withhold the demonstration and do it again, या tell the class that demonstration failed and ask them to help determine the reason। जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए एक टीचर को? बहुत बढ़िया, पूजा स्वामी, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे आपका, बाकी सब भेड़चाल हैं। चलिए जल्दी से। चलिए प्रिया, बहुत बढ़िया आंसर। देखिए 10% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। सबसे पहली बात, जब भी आप क्लास में डेमोस्ट्रेशन करेंगे, अगर वो फेल हो गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको दोबारा करोगे।
ठीक है, फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज बता के क्या मिल जाएगा आपको, एक बात बताइए आपको, ये तो एक्सक्यूज दे रहे हो ना आप बच्चों को, ये तो आप बच्चों को एक्सक्यूज दे रहे हो। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर, आप फेलियर के कॉज बताओगे बच्चों को, कम ऑन गाइस। 80% बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है। आप लोग खुद की कॉमन सेंस लगाओ, आपको क्लास में एक डेमोस्ट्रेशन करना है और वो जो आप चाहते थे वैसा हुआ नहीं, वो फेल हो गया, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका राइट बनेगा, आप उसको दोबारा करोगे, है ना? आप डेमोस्ट्रेशन को जो कर रहे थे उसको वहीं रोक के दोबारा चीजों को समेट के दोबारा करोगे, या आप बच्चों को बताओगे कि आज मुझे जुकाम था इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया और ये फेल हो गया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि आप कॉज नहीं बताएंगे फेलियर के, ठीक है, आप डेमोस्ट्रेशन को दोबारा करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम्स, द स्टेप्स आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं, यह चरण सही क्रम में नहीं है, उनको सही क्रम में लगाइए जल्दी से। पहले क्या करेंगे, आपको दिखाना है कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है, आपको बताना है कि किसी फूड के अंदर कितना प्रोटीन है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या कर सकते हैं आप? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक इट, या मेक द पेस्ट ऑफ पाउडर and food to be tested, या add 10 drop of caustic soda solution to test tube and shake it well, या add 2 drop of copper sulfate। जल्दी बताइए what would be the correct answer of question number 2? देखिए यहां कई बार इस क्वेश्चन में इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बट एक बार आप लोग सभी बताइए फिर बताता हूं आगे। ठीक है, ये स्टेप आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आप फूड होगा उसको पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, ठीक, क्या करेंगे? मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ अ फूड टू बी टेस्टेड, उसको पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में बनाए। उसके बाद जो आपने पेस्ट या पाउडर बनाया था उसका छोटा सा आइटम लेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ठीक। अब यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि सी आएगा या डी पहले आएगा। ठीक ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले आएगा डी, इसके लिए मैं बी ऑप्शन को बता रहा हूं। रुक जाइए, हाँ, क्योंकि लास्ट में हमने फिर से उसको शेक करना है, तभी तो उसमें प्रोटीन ऊपर आएगा। तो ये दोनों चीजों को हमें हमें उसको में मिलाना है, क्रिस्टिक सोडा को भी और कॉपर सल्फेट को भी। तो थर्ड और फोर्थ, नहीं नहीं, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, बी ए डी सी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और क्लासेस भी लेनी है, तब तक के लिए राम राम नमस्कार, आप सभी को कल फिर मिलते हैं।